नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ कि भारतीय न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार का सच। हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार को हम लोग पर्टिकुलरली किसी एक ही सेक्टर पर इंडिकेट करके और उस पर चर्चा करते हैं। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, तो सिर्फ न्यायपालिका के आधार पर अगर हम भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। पूरी तरह से पहले सिस्टम को समझना होगा और भ्रष्टाचार को समझना पड़ेगा, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कि भारतीय लोकतांत्रिक जो संसदीय व्यवस्था है, इसके 4 स्तंभ हैं। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा जो है वो पत्रकारिता। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि अगर हम कहते हैं कि विधायिका भ्रष्ट है, जो कि आज के डेट में आप समाज में कहीं भी पूछिएगा तो धड़का बोलेगा कि नेता का मतलब है कि बस। अब बोलिए कि वो जो नेता है, चाहे वो पंचायत लेवल का मुखिया हो या संसदीय प्रणाली का लोकसभा का मेंबर सदस्य हो, सांसद हो, सभी को लोग एक ही तरीके से इंडिकेट करते हैं कि भाई कि यह तो भ्रष्ट होना ही है, क्योंकि यह चुनाव में पैसा खर्चा करता है। अब बताइए कि जब वोट देता है जनता और वोट देने के ही आधार पर वो सांसद चुना जाता है या वो मुखिया चुना जाता है, तो जो व्यक्ति को वोट दे के उसके पद पर पहुंचा रहा है जनता, तो सिर्फ विधायिका ही कैसे दोषी है? उसके लिए दोषी जनता भी है। 1 नंबर हो गया। अब आइए कार्यपालिका भ्रष्ट है। हाँ, कि किसी भी ऑफिस में नहीं है तो पैसा नहीं लेता है। अब बताइए, अगर विधायिका अगर ईमानदार होगी तो कार्यपालिका कभी भी भ्रष्ट हो सकती है? क्योंकि विधायिका तुरंत जनता जाके बोलेगा, विधायक को बोलेगा, सांसद को बोलेगा, मुखिया को बोलेगा कि भाई कि हम जा रहे हैं ऑफिस में, हमसे पैसा ले रहा है। वो मुखिया जाके वहाँ पर अगर बोलेगा तो उसका हिम्मत है कि भाई कि कोई विधायक जाके बोले कि भाई कि तुम पैसा कैसे ले रहा है, इसके बाद से अगर देख ले रहा है कि काम नहीं हो रहा है, पैसा ले रहा है, तो तुम समझ जाना। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हाँ कि अगर मैं अगर विधायिका मैं पंचायत लेवल से लेके और संसदीय सांसद तक जो भी विधायिका के पद पर हैं कोई भी जनप्रतिनिधि, और वो अगर ईमानदार हैं तो कोई कार्यपालिका का कोई पदाधिकारी भ्रष्ट हो जाए, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। तो अब यहाँ पर आप कार्यपालिका अगर भ्रष्ट है तो उसके पीछे विधायिका है, अब विधायिका अगर भ्रष्ट है तो जनता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि घूम के कहाँ आ रहे हैं, जनता के पास आ रहे हैं कि जनता ही भ्रष्ट है। सीधा सीधी बात है। अब ये न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार है, ठीक है, तो न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार है तो इसके लिए दोषी कौन है? सीधा सीधा दोषी है इसका विधायिका, कि विधायिका ही कानून बनाती है। तो तुम अगर विधायिका ईमानदार है तो ऐसा कानून बनाएगा, कानून का ही पालन करना है न्यायपालिका को। न्यायपालिका कोई कानून नहीं बनाती है, कानून बनाता है विधायिका। तो विधायिका कानून बनाता है और उसका पालन करता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कोई हक नहीं है, ना उसको अधिकार है। हमारे संविधान में कोई अधिकार नहीं दिया गया है कि न्यायपालिका जो है कानून बनाएगा। कानून बनाएगा विधायिका, और विधायिका को चुनता कौन है? जनता। तो अगर वो कानून अगर सही तरीके से बना रहा है तो उसका इंप्लीमेंट करना है न्यायपालिका को। तो इसके लिए कौन दोषी है? विधायिका के लिए आपका न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार है तो उसके लिए दोषी है विधायिका, और विधायिका में भ्रष्टाचार है तो इसके लिए दोषी है जनता। तो ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है तो इसके पीछे भी वही बात आ गया कि विधायिका इसके लिए दोषी है और जनता दोषी है। सीधा सीधी बात।
अब ये पत्रकारिता। अब पत्रकारिता में अगर भ्रष्टाचार है तो सीधे सीधे सी बात है, अगर वो भ्रष्टाचार है तो उसको पकड़ने का काम किसका है? उसको पकड़ने का काम है कार्यपालिका का। और उसको अगर पकड़ता है कि भ्रष्ट आचरण कर रहा है, कि हाँ कि जो बोलना चाहिए नहीं लेता, किसी से पैसा लेकर किसी प्रकार का न्यूज सर्कुलेट कर रहा है, तो इस पर निगरानी रखने का काम है कार्यपालिका का और इसको दंडित करने का काम है न्यायपालिका का। तो पत्रकारिता में अगर भ्रष्टाचार है तो इसके लिए दोषी है कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, अब आप इसमें अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं तो जितना भ्रष्टाचार है हमारे समाज में, और समाज का ही पार्ट है यह शासन व्यवस्था, और यह शासन व्यवस्था के 4 स्तंभ है। तो यह भ्रष्टाचार मूल रूप से हमारा एक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या है। इसे हम सिर्फ न्यायपालिका के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इस भ्रष्टाचार का समापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत अंदर तक बैठी हुई है। हम देखते हैं कि आज हम ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं, चाहे मान लीजिए कि हम वीडियो बना रहे हैं, अब भ्रष्टाचार पर बातें कर रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ पर कोई विधायक आ गया या एमपी आ गया या वार्ड कमिश्नर आ गया या मेयर आ गया, तो हम उसको कहते हैं कि वाह मैंने देखिए कि हाँ बैठिए बैठिए, उसका अवगत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि यह भ्रष्ट है। तो आप किसको प्रोत्साहित कर रहे हैं? आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपके घर में कोई शादी विवाह हो रहा है तो आप वैसे भ्रष्ट नेताओं को, जो भ्रष्ट अधिकारी है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उन्हीं के पास जो है पैसा है और ताकत है, तो आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इन लोगों को आप बुलाते हैं और इनसे अपना रुतबा बढ़ाते हैं। तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित क्या हम आप नहीं कर रहे? हमें, अगर हम इन भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बाइकाट करें कि हाँ कि भाई ये भ्रष्ट आचरण से पैसा कमा रहा है, तो ऐसे आदमी का समाज में क्या घूस लेता है, देश को लूट रहा है या राज्य को लूट रहा है, यह आदमी सब तो निकृष्ट है, इसके साथ संबंध रखना एकदम गलत है। तो अगर हम इस तरह के अगर सोच रखते हैं तो भ्रष्टाचार तो ऑटोमेटिक खत्म हो, क्योंकि उसको प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा, उसको तो पानी ही नहीं मिल पाएगा, वो तो सूख जाएगा, उसका जड़ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम इतने निकृष्ट बन चुके हैं कि हम खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। अब दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं नहीं करते हैं उससे हमको कोई बहस नहीं है। हम चूंकि सनातन धर्म से आते हैं तो हम इसी पर आपको एक उदाहरण देके आपको एक समझा रहे हैं। ऐसे ये है हर जगह, हर एक धर्म में है, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि पहले अपने पर ही उंगली उठा लिए जाए, उसके बाद ऐसी समस्या हर जगह है। अब हम देखते हैं क्या कि हमारे यहाँ जो सनातन धर्म है, यहाँ पर शाकाहार को ही पवित्र माना गया, लेकिन मांसाहार को भी जायज ठहराने के लिए बहुत सारे ग्रंथों के कुछ कुछ श्लोक, मंत्र, शब्द को पकड़कर और उसको हम लोग क्या करते हैं, महिमा मंडित करते हुए या दिखाने का कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कहा गया है और ऐसा वर्णन है, लोग मांस खाते थे उस समय भी। अब बेसिकली जो हमारा धर्म का कॉन्सेप्ट है इसमें पूरी तरह वैज्ञानिक है, और हमारा चूंकि सनातन धर्म पूरी तरह से विज्ञान पर ही आधारित है, तो यह पूरी तरह से सिद्ध है कि आप जैसा अन्न लेंगे वैसा आपका मन होगा। ठीक है। तो अब इसमें अघोर पंथ का या कुछ माने इस तरह से आप बातों को
घुमाकर अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए उसको महिमा मंडित करते हुए हम उसको जायज बना देते हैं। लेकिन आप देखिए, हमारे किसी भी जो हमारी परंपराएं हैं, माने आप उसको आध्यात्मिकता को छोड़ दीजिए, धार्मिकता पर ही आप आ जाइए, तो कोई भी हमारे यहाँ व्रत त्यौहार जो भी होता है, जैसे कि चाहे छठ हो या दीपावली हो या कोई भी ऐसा एकादशी हो या कोई भी पूजा हो घर में क्या कहता है तीज वगैरह, कोई भी किसी प्रकार का भी व्रत त्यौहार हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक दिन पहले नहा खा होगा। तो नहा खा में क्या होता है कि भाई कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, मांस मछली तो छोड़ दीजिए, और जिस दिन व्रत है उस दिन तो फास्टिंग होगा, उसको अलग छोड़ दीजिए। उसके एक दिन पहले भी नहा खा करना। नहा खा का मतलब क्या है कि शरीर को पूरी तरह से पवित्र करना, कि किसी प्रकार का लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। और उसके बाद तब अगले दिन जिस दिन व्रत है उस दिन अपना जो व्रत करना है करें। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, यह तो क्लियर है। तो जब अगर हम लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, मांसाहार का तो बात ही छोड़ दीजिए, तो फिर हम मांसाहार करते क्यों हैं और इसको जायज बताने की कोशिश क्यों करते हैं? तो क्या ये हाइपोक्रेसी है कि नहीं, यह भ्रष्टाचार है कि नहीं? यह धर्म के अंदर भ्रष्टाचार है। जिस समाज में जब धर्म ही भ्रष्ट हो चुका है, तो विधायिका का क्या पूछना है, कार्यपालिका का क्या पूछना है, और न्यायपालिका का क्या पूछना है, और पत्रकारिता का क्या पूछना है? उसका तो बेसिक चीज ही भ्रष्ट हो चुका है। जब तक धर्म का मतलब क्या हुआ है कि जो धारण करने का चीज है वही धारयते इति धर्म, तो जिस चीज को हमको धारण करना है उसी में भ्रष्टाचार है कि हम उसका आचरण ही सही तरीके से नहीं कर रहे। अब आप बताइए कि किसी प्रकार का जब हम व्रत त्यौहार या किसी प्रकार का अनुष्ठान करते हैं, उसमें जब हमको किसी प्रकार का मांस मछली या कोई भी मतलब मांसाहार भोजन को हम लोग निषेध करते हैं, तो फिर आप किसी ना किसी बहाने उसको लाकर उसमें घुसाते हैं। अब आप देखिए, शादी है तो शादी में भाई कि हाँ भाई कि मांस मछली तो नहीं खाना चाहिए। अब उसमें क्या घुसाया गया कि भाई कि मछली शुभ है। अभी देखिए, भ्रष्टाचार का हम एक नमूना आपको बता रहे हैं, क्योंकि जहां हम जाना चाहते हैं ना, वो कोई बेसिक चीजें नहीं है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि जब तक समाज ईमानदार नहीं होगा, व्यक्ति ईमानदार नहीं होगा, आपकी कोई व्यवस्था ही ईमानदार नहीं हो सकती, क्योंकि उस व्यवस्था में है कौन? हाँ, लेकिन जो जज है, तो जज भी तो वही आदमी है, कहीं से ऊपर से आ गया, टपक गया है आसमान से, जो टपका हुआ रहता है वही जज बनता है क्या? कि हमारे यहाँ आपके बीच का है। और जब आम इंसान ही भ्रष्ट हो चुका है, तो उस जज के पद पर जो बैठेगा वो भी भ्रष्ट है। जो आईएएस है, आईपीएस है, जो पदाधिकारी है वो भी आम इंसान है, वो भी भ्रष्ट है। जो नेता है वो भी भ्रष्ट है, क्योंकि जनता ही भ्रष्ट है। तो जनता भ्रष्ट नेता को चुन रहा है, और भ्रष्ट ही जनता अधिकारी बन रही है, अब भ्रष्ट ही जनता न्यायपालिका में जा रहा है, अब भ्रष्ट ही पत्रकार जो है पत्रकारिता कर रहा है। जब पूरा ही मतलब इस हमाम में ही ऐसी सब है, सब नंगे पड़े हुए हैं। पूरा तालाब में ही भांग अगर मिला दिया गया हुआ है तो सब भांग पी के मस्त है। तो इसमें किसी एक पर उंगली उठाना है कि नहीं कि हाँ कि ये पकड़ा गया तो ये चोर है। अब किसी नेता पकड़ा गया तो उसको हम कहते हैं चोर है, भ्रष्ट है, बड़ी भ्रष्ट है। अरे भाई, आप जाकर देखिए ना, समाज में देखिए ना, कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का एक कदम आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे किसी भी कार्यालय में जाइए, चाहे किसी भी जगह में आप जाइए, वोट देने जा रहा है तो जनता पैसा लेके वोट दे रहा है, तो जनता भ्रष्ट नहीं है। नेता को हम बोल देंगे कि भ्रष्ट हो गया, तो हो गया, हाथ झाड़ लिए, क्या बाप रे बाप, नेता भ्रष्ट है। अरे अगर जनता अगर ईमानदार है तो नेता भ्रष्ट हो सकता है। जनता उसके पास पहुंच गई कि अगर इसके बाद देखे कि काम अगर नहीं सुधर रहा है,
और फिर आइए वोट लेने, तो आपका हम क्या व्यवस्था लगाते हैं? नेता को हिम्मत होगा क्या कि फिर से भ्रष्टाचार में लिप्त होगा? नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है सारे बुराई की जड़ जो है यह हमारा समाज है। समाज में ही भ्रष्टाचार है। अब आप देखिए, शादी होती है तो शादी में क्या हो रहा है कि हाँ भाई ठीक है, शाकाहारी रहना सब्जी हो गया। उसके बाद क्या है कि मछली को पवित्र माना जाता है। अब देखिए, अब मछली को पवित्र माना जाता है, मछली शुद्ध है, तो शुद्ध क्यों है इससे मतलब नहीं है। वो जैसे कि घर में जब नई बहू आती थी तो उसको जिंदा मछली दिखाया जाता था। मछली दिखाने का उसका मकसद ये था कि हाँ, कि जिस तरह मछली जो है सारी गंदगी को साफ करती है, उसी तरह से तुम भी जो है हमारे परिवार में जो भी बुराइयां हैं उसको तुम खा लेना और बाहर जो है एकदम स्वच्छ साफ लोगों को प्रदर्शित करना। यह एक प्रतीक के रूप में मछली को दिखाया जाता है। अब यहाँ पर क्या किया गया, उस बात से कोई मतलब ही नहीं। मछली शुद्ध चीज है तो शादी तो हो गया, तो अब मांस नहीं बनेगा, मछली बनना चाहिए। अब लीजिए, अब खाइए मछली मार के। अब परमात्मा ने या जो प्रकृति ने मछली बनाया कि हाँ, कि नदी के पानी के जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए, ठीक है। और उसका एक इकोसिस्टम है, और छोटा बड़े को खाता है, बड़ा उससे बड़ा उसको खाता है। इस प्रकार का वो अपना इकोसिस्टम है, वो अपना चल रहा है, उससे हमको क्या मतलब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जलीय जो इकोसिस्टम है उसको हम जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको हम खा रहे हैं, फिर उसके लिए उसको पाल रहे हैं, फिर अब विभिन्न प्रकार से अब इकोसिस्टम उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें मेरा स्वार्थ है, मेरा जीभ का स्वाद है कि हाँ, कि मछली खाने को मिलेगा। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार से हम अपना जो है तर्क बनाकर उसको रख दिए समाज में, खा रहे हैं। उसी तरह श्राद्ध हुआ, श्राद्ध भी एक संस्कार है। अब उसमें तो मीट बनेगा नहीं भाई, उसमें तो दही चूड़ा यह सब चीज चलता है। अरे बाप रे बाप, शुद्ध है, मछली शुद्ध है। अब श्राद्ध हो गया तो श्राद्ध के बाद बिना मछली के तो एथिया नहीं है, श्राद्ध पूरा नहीं है। अब बताइए, अरे तुम किस शास्त्र में, अब कहां पर यह लिखा हुआ है, तो हमको बताओ तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, और इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तब तुम जो है अपने धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें भ्रष्टाचार को घुसा के रखे हुए हो, और पूरा समाज जो है इसमें आकंठ तक डूबा हुआ है, और इसके खिलाफ समाज का कोई भी वर्ग इस पर आवाज नहीं उठा रहा है। वो आज के डेट में है, बहुत बौद्धिस्ट लोग पैदा हो गए हैं और मनुवादी के खिलाफ है, ये फलाना ठेकाना ये सब चीज करके समाज में और विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं। वो भी आदमी इन कुरीतियों पर आवाज नहीं उठाता है। आप किसी अम्बेडकरवादी को आप कभी सुने हैं कि हाँ, कि जो हमारे समाज में जो कुरीति है उसको स्पष्ट कर, नहीं, उसको इससे मतलब नहीं है। उसका अपना एक अलग एजेंडा है, उसका एक अलग अपना पॉलिटिकल एजेंडा है। तो उसको भी इससे मतलब नहीं है कि हाँ, जो हमारा सनातन धर्म का है या हमारा सनातन समाज है, इसमें जो कुरीतियां हैं। कुरीतियां क्या है? कुरीतियां का मतलब ही है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण, यही है कुरीति। ये कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, कि भ्रष्टाचार कुछ अलग चीज हो गया। सब जो मौलिक चीज है उसमें अगर हम किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो बस वो भ्रष्ट हुआ, वो गलत हो गया, काम खत्म। लेकिन अगर वो शुद्ध रूप में है तो वो सही है, तो शुद्ध आचरण है, और उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां मिलाई गई तो वो भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट आचरण हो गया, तो यही भ्रष्टाचार है। तो हम यहां देख रहे हैं क्या कि सनातन में उसके परंपरा में, उसके धार्मिक मान्यताओं में ही भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, और इस भ्रष्टाचार के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है।
इस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि हाँ, कि जो सनातन है इसका मूल क्या है और इसका मौलिक रूप क्या है, और हमको उस मौलिक रूप को ही धारण करना है, न कि जो उसमें भ्रष्टाचार घुसा हुआ है या उसमें जो कुरीतियां आ गई हैं उस पर चलना है। उसको हमको साफ करना है, उसके जो ओरिजिन को पकड़ के और उस पर अमल करते हुए तब हमको आगे बढ़ना है, तब जाके हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चलिए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ठीक है। अब आप सोचिए कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार आखिर उसको वहां तक पैसा, मान लीजिए किसी जज पैसा लेकर आपको डिसीजन दे रहे हैं, जज तक पहुंच कौन रहा है? जज तक कौन पहुंच रहा है? वकील। अब बताइए, तो वो वकील भ्रष्टाचारी नहीं है, सिर्फ जज भ्रष्टाचारी है। अच्छा ठीक है, अब आ गया वकील। वकील को क्या पड़ा हुआ है भाई कि वो जाके किसी को पैसा देगा? उसका जो वकील है वो इसके लिए उसको पैसा मुहैया करा रहा है कि भाई कि ये डिसीजन मेरे फेवर में होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि मेरे फेवर में नहीं होगा, तो उसको पैसा दे रहे हैं उस वकील को, अब वकील ले जाकर उसको पैसा दे रहा है। तो इसके लिए फिर दोषी कौन है? वो जनता, वो वकील जो कि इसके लिए पैसा दे रहा है। और समाज के और जितने भी लोग हैं वो भी इस बात को जान रहे हैं कि ये आदमी दोषी है, ये गलत है, लेकिन पैसा देकर ये अपना डिसीजन ले रहा है। तो इस प्रक्रिया में जो देख रहा है तमाशा, क्या वो दोषी नहीं है? हमारे यहाँ कहा गया हुआ है कि गलत करने से ज्यादा गलत ये है कि आप गलती करते हुए किसी को आप देख रहे हैं और उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आम जनता क्या इसके लिए दोषी नहीं है? सिर्फ हम आरोप लगा देंगे जज पर, वकील पर, बस हो गया, वही यही भ्रष्टाचारी है। हम किसी नेता पर आरोप लगा देंगे कि हाँ कि भ्रष्टाचारी है, पैसा लेता है। अरे तुम नेता से गलत कराने के लिए तुम गया है ना कि हाँ भाई मेरा काम करा दीजिए। नेता भी जान रहा है कि हाँ कि गलत काम करा रहा है, तो कह रहा है कि ठीक है तो पैसा दीजिए, अपना काम हो जाएगा। तो उसके लिए दोषी जनता है कि वो विधायक है और एमपी है और ये है। उसी प्रकार आप कार्यपालिका में आ जाइए। कार्यपालिका में कोई भी पदाधिकारी पैसा ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि विधायक जो है, जब विधायिका जो है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि नहीं कि तुमको ऐसा काम करना है, तो सोच रहा है कि भाई कि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमको परेशान करेगा, इधर से उधर ट्रांसफर कर देगा, उधर से उधर ट्रांसफर कर देगा। तो कह रहा है कि ठीक है हम कर रहे हैं। अब विधायिका जो है वो क्यों उसको प्रेशर दे रहा है? क्योंकि उसकी जनता वो उस पर दबाव डाल रहा है कि आप मेरा ही काम करा दीजिए, जो गलत है के बावजूद भी आप इस काम को करा दीजिए। तो फिर उसके लिए दोषी कौन हुआ? जनता। क्योंकि उस विधायक को कोई आम जनता ही ना उसको बोला कि हाँ भाई कि मेरा काम कराइए। विधायक को क्या मालूम, क्या मतलब है, एमपी को, सांसद को, उसको क्या मतलब है कि हमको ये काम कराना है, इसके लिए हम प्रेशर दे उसको? तो ये पूरा जो दोष है, अब उसी तरह से ये पत्रकारिता में अगर कोई पत्रकार अगर सही न्यूज छाप रहा है, अगर सही न्यूज अगर छाप दिया, तो उसको क्या कर रहा है? उसको जो कार्यपालिका है यानी कि जो पदाधिकारी अगर उसके खिलाफ में अगर वो लिख रहा है, तो वो उसके गलत तरीके से उसको फंसाने की कोशिश करता है। और अगर उसको फंसा के अगर उसको न्यायपालिका के पास ले गया, तो वहां पर भी जो है अपने तरीके से मैनिपुलेट करके भ्रष्ट शासन करके उसको सजा दिलवा देगा। और जो विधायिका है वो चुपचाप देख रहा है तमाशा, उसको कुछ इसमें इंटरफेरेंस करना नहीं है। तो अब ऐसे स्थिति में वो पत्रकार जो है उसकी मजबूरी हो जाती है कि भाई हमको भी तो जीना है, हमारा भी तो रोजी रोटी चलना है। तो अगर जनता का कोई मतलब है ही नहीं,
कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन भ्रष्ट आचरण हो रहे हैं, कौन कौन से भ्रष्ट लोग हैं। इससे न जानना है ना उसको सजा देने से उसको मतलब है, तो उसको क्या पड़ी हुई है, तो वो भी छोड़ दिया। जाओ भाई, तुमको जो करना है, हमको भी कुछ मिलता रहे। तो वो भी उस भ्रष्टाचार के गंदगी में अपना जो हिस्सा है वो अपना हिस्सा लेके और वो अपना शांत हो गया। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है, यह सिर्फ आप न्यायपालिका को ही केंद्रित करके और अगर आप देख रहे हैं तो यह सरासर गलत है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक अभिशाप है और यह एक दुस्साध्य रोग है जिसके लिए बड़ी ही कड़वी दवा देनी पड़ेगी, तब जाके ये ठीक होगा। और ये दवा कहाँ दीजिएगा? सिर्फ किसी जज को आप सजा दे देने से और किसी पदाधिकारी को सजा दे देने से और किसी नेता को सजा दे देने से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अरे देश जब से आज़ाद हुआ तब से कितना सजा हुआ और कितना लोग भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाए गए। अब देखिए ना, इस प्रकार से कानून बनाया गया हुआ है कि कोई भी पदाधिकारी के ऊपर कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। आप जो उच्च लेवल का जो आप देखेंगे, किसी भी आईएएस को आप नेता के बारे में आप सोचते होंगे, जज के बारे में आप सोचते होंगे कि भाई कितना भ्रष्टाचारी है। जज सब अपने लिए नियम बना लिया है कि भाई उस पर एफआईआर नहीं होगा, वो नहीं होगा, और अपना मजा कर रहा है। आप कभी सोचे हैं कि कोई किसी आईएएस और आईपीएस को सजा होते हुए कभी सुने हैं क्या? कभी बताइए आप, किस आईएएस पदाधिकारी को सजा मिला है? आज जो भी भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है और जो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है, पूरे देश में जो भ्रष्टाचार है, इसका जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है वो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। लेकिन आपने कभी किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को सजा पाते हुए देखा है या सुना है? बहुत होगा तो एक आध गो का नाम आप जो है उंगली पर गिन सकते हैं, इस तरह का कहीं होगा। लेकिन आप इस तरह से, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार। जैसे कि आज मान लीजिए कि आज समाज में यहाँ पर आप कोई काम करने जा रहे हैं, बिना पैसा का नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कि कोई ना कोई पदाधिकारी वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो पैसा ले रहा है। अब ये अलग बात है कि उसमें विधायिका भी मिला हुआ है और जनता भी है, सब चीज़ है, ये बात सही है। लेकिन वहाँ पद पर तो वो बैठा हुआ है, लेकिन उसको सजा मिल रही है नहीं। क्यों? क्योंकि कानून ही इस तरह से बनाया गया हुआ है कि उस पर जिम्मेवारी तय नहीं की गई है। आप कोर्ट में जाके केस करते हैं कि हाँ भाई कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो कोर्ट क्या करता है? आपको है कि न्याय दे देगा। ठीक है, अगर कोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं है तो आपको न्याय मिल जाएगा। तो न्याय मुझे मिल गया, मेरे साथ अन्याय किया गया, मुझे न्याय मिल गया। क्या यही न्याय है? न्याय यह एक अधूरा न्याय है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे न्याय मिला, यह न्याय का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष क्या है कि जिस व्यक्ति ने गलती की उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि फिर वो दोबारा इस प्रकार की गलती नहीं करे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान में जो प्रावधान है वो इसी प्रकार का है कि बस आपने पिटीशन दिया कि हाँ भाई कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, आपके साथ हो गया न्याय, भाई ठीक है भाई कि इनके साथ गलत किया गया, ये सही नहीं है, हो गया, बात खत्म। इनको ये जो चाहते हैं इनके अनुसार इनका काम होना चाहिए, बात खत्म, हो गया। वो भी खुश हो गया बेचारा। लेकिन जो वहाँ बैठा था उसको किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे के साथ करेगा, फिर किसी तीसरे के साथ करेगा, और यही होता रहा है। जब हम जिम्मेवारी तय करेंगे कि हाँ भाई कि इसके लिए दोषी कौन है, उस दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कोर्ट में कुछ का कुछ डिसीजन दे रहा है जज, जो मन किया तो दे दिया। ठीक है, हाई कोर्ट के डिसीजन को अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज पलटता है कि हाँ भाई कि ये हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है ये गलत है, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जज
अगर इस डिसीजन को पलटा, हाई कोर्ट के किसी जज के द्वारा दिए गए डिसीजन को, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो जज जो है वो सही डिसीजन नहीं दिया था। सीधी सी बात है। तभी ना आप मतलब उसके डिसीजन को पलटे। तो क्या वो जो हाई कोर्ट का जज है उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसका डिमोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसी ना किसी प्रकार का पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप भी एक जज हैं, आपने गलत डिसीजन दिया क्यों? अगर ऐसा होता है तो कोई भी हाई कोर्ट का जज गलत डिसीजन देने के पहले 10 बार सोचेगा भाई, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में चला जाकर पलटेगा तो हमको सजा मिल जाएगा। तो हम कुछ ऐसा डिसीजन दें क्यों? क्योंकि हमको बाद में पनिश होना पड़े। तो जब उसकी जवाबदेही तय की जाएगी तो वो डिसीजन नहीं देगा, गलत डिसीजन नहीं देगा। उसी प्रकार लोअर कोर्ट में है, लोअर कोर्ट का कोई जज के डिसीजन को हाई कोर्ट में पलट दिया जाता है तो वो जो मजिस्ट्रेट है या वो जो जज है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है उसको सजा मिलनी चाहिए भाई कि तुमने ऐसा, तुम किस आधार पर डिसीजन दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर उसका लॉजिक है तो ठीक है, और लॉजिक नहीं है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि तुम बिना आधार के मनमानी करोगे, किसी को कुछ भी डिसीजन तो दोगे। तो अगर इस तरह का अगर उसको जिम्मेवारी अगर उस पर तय की जाती है तब वो भ्रष्टाचार रुकेगा। लेकिन आखिर इस काम को करेगा कौन, इस कानून को बनाएगा कौन? बनाने वाला तो विधायिका है, अब विधायिका को चुनने वाला जनता है। तो जब जनता ही भ्रष्ट है तो वो सही नेता को चुन नहीं सकता है, और जब सही नेता जब नहीं चुना जाएगा तो सही कानून नहीं बनाएगा, और सही कानून नहीं बनाएगा तो फिर उसका इम्प्लीमेंट सही कार्यपालिका नहीं करेगा, जब कार्यपालिका नहीं करेगा तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार रहेगा। अब पत्रकार को वो भी समाज का एक पार्ट है तो वो भी भ्रष्टाचार का बना हुआ है, बस हो गया। तो यह एक भीषण सर्किल है। आप जो है अगर आप समझते हैं कि नहीं कि भ्रष्टाचार को जो है हाँ कि पर्टिकुलर किसी एक आदमी को बस हाँ सजा मिल गया, बस 2-4 का बहुत पेपर पे आया, मैगजीन में आया, सोशल मीडिया पर घूम रहा है कि हाँ भाई कि हाँ कि कौन है, जस्टिस वर्मा है तो फलाना है ढेकाना है, या बहुत नोट का गड्डी मिल गया तो ही हो गया हो गया। अब बस अगर मान लिया कि वर्मा जी को सजा ही मिल गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हो जाएगा खत्म है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरा कानूनी प्रक्रिया को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, तब ना जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा। किसी एक आदमी को पनिशमेंट दे देने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने तो ऐसी प्रक्रिया बना रखी है कि उसको तो सजा कुछ मिलना ही नहीं है। इसके पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे केस निकले हुए, कहाँ किसी जज को कभी आज तक सजा मिली? अब बताइए कि ऐसा कानून बना हुआ है कि FIR नहीं हो सकता है। अब बताइए, हमारे घर आपके घर में अगर 5 लाख रुपए मिल जाए तो तुरंत केस बन जाएगा, आप ऐसी हो जाइएगा, अरेस्ट होइएगा 2 मिनट के अंदर बिना कुछ कहे हुए। हाँ, वहां पर इतना पैसा मिला, FIR नहीं हो रहा है। अब बताइए, सारा सबूत है तो क्या है? क्योंकि कानून की प्रक्रिया ही उसी प्रकार की है, बनाया ही गया हुआ है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट का जज डिसीजन दे रहा है कि नहीं इस पर FIR नहीं होगा, जब तक हमसे नहीं पूछेगा तो FIR आप पढ़ नहीं सकते हैं। अब सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के जज से बिना पूछे हुए, चीफ जस्टिस से पूछे हुए आप FIR नहीं कर सकते, ठीक है? और वो आपको FIR करने का निर्देश नहीं देगा। अब बोलिए, अब न्यायिक आवेग बना दिया गया, अब तो उसमें जज है ना है तो जज को सजा देगा। आप IAS पदाधिकारी को क्यों नहीं सजा मिलता है किसी IAS को? क्योंकि उसका इंक्वायरी कौन करेगा? वो कोई दूसरा IAS। तो वो भी भ्रष्टे है, तक किसको सजा देगा? चलो भाई हटाओ। और यहाँ के जनता जो है बस हो गया, नया में है तो रस ले रहा है, हो गया 2-4-5 साल 6 साल के बाद उसको कौन पूछता है? फिर बात गई आई गई चली गई। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार को आप सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट या इवेंट के आधार पर आप इसका आकलन करेंगे तो ये भ्रष्टाचार का सही आकलन नहीं होगा। भ्रष्टाचार यहाँ की जनता के नस नस में घुस चुकी है, और इसके लिए आपको पूरी तरह से नहीं कहता है बैक टू बेसिक में आपको आना पड़ेगा। अब बेसिक क्या है? बेसिक है हमारा धर्म।
तो धर्म का बेसिक क्या है? अब जो अगर सनातन को मानते हैं, क्योंकि हम लोग सनातन को मानते हैं, सनातन पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको सनातन का ओरिजिन क्या है? वेद। अब वेद का सर्वोच्च शिखर कौन है? वेदांत, यानी उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लिखे गए निर्वाण षटकम इत्यादि जो ग्रंथ है, ब्रह्मसूत्र वगैरह है, भैरव तंत्र है। तो इन सब चीजों तक आपको जाना पड़ेगा और उन चीजों को समझना पड़ेगा। और जब वहां पहुंचेंगे तो हमारे जो है सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार घुसी हुई हैं, उन सब का सफाई होगा। और जब ये सफाई होगा तो धीरे 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 सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाएगी, सब चीजें सही हो जाएगा। तो पहले जैसे कि आप जो है किसी पेड़ में पत्ता पत्ता पर पानी पटाइएगा, तब जाके उसको मिलेगा भोजन, कि जड़ में डाल दीजिएगा, उसके शिखर पर जो भी पत्ता होगा वहां तक पहुंच जाएगा पानी। तो उसी प्रकार अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार इंसान के अंदर, समाज में जो धर्म है और उस धर्म के अंदर जो कुरीति घुसा हुआ है, जो भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, उसको समाप्त कीजिए। वो जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से समाज में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार पर मैंने जो अपनी व्याख्या की है, ये इस पर आप लोग अपना विचार देंगे, मंतव्य देंगे और कमेंट करेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लगता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।